हेलो बच्चों। तो चैप्टर 5 हमारा चल रहा है और लास्ट हमने पढ़ा था सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो सेलों के संदर्भ में हमने दो बात सीख ली है कि जब आंतरिक प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट कम होता है तो धारा को बढ़ाने के लिए कौन से क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में। ठीक है। और जब आंतरिक प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट ज्यादा होता है बाह्य प्रतिरोध से तो हमें कौन से क्रम में जोड़ना चाहिए? समांतर क्रम में। ठीक है। क्योंकि ऐसा करने पर धारा जो है वो n गुना बढ़ जाती है। n होता है सेलों की संख्या। अब नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, विद्युत ऊर्जा। एवं विद्युत शक्ति। विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति। तो पहले यहां मैं विद्युत ऊर्जा को लूं। विद्युत ऊर्जा, तो देखो बच्चों, आपको पता है कि ऊर्जा का मतलब क्या होता है। आपको सबको पता है ऊर्जा का मतलब क्या होता है? कार्य। ठीक है। कार्य ऊर्जा का रूप है। कोई ना कोई कार्य ही ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित होता है। तो ऊर्जा होता है कार्य। अब विद्युत ऊर्जा, विद्युत का मतलब कोई विद्युत परिपथ होगा, तो हम एक परिपथ बनाएं। तो सपोज करो हमने एक परिपथ बनाया, ये हमारा एक विद्युत परिपथ है, ये कोई प्रतिरोध है, इसका मान कितना है? कैपिटल आर। और हमने मान लो यहां पर एक बैटरी लगा दी। क्या लगा दी? बैटरी। ये प्लस और ये माइनस। ठीक है। तो ये बैटरी है, इससे करंट फ्लो होगा। इसमें करंट फ्लो हुआ मान लो आई, इसमें करंट आई गया और ये हमें करंट इस तरह मिला। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत परिपथ में ये जो विद्युत वाहक बल का स्रोत है, सेल क्या होता है? विद्युत वाहक बल का स्रोत। इसको मैंने बोल दिया कोई भी ऊर्जा स्रोत है, विद्युत वाहक बल स्रोत बोल दो, या मैंने इसको ऊर्जा स्रोत बोल दिया। क्योंकि बैटरी अगर हम नहीं लगाएंगे तो इस प्रतिरोध आर में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस विद्युत वाहक बल के स्रोत या ऊर्जा स्रोत के द्वारा धारा प्रवाहित की जा रही है। इस परिपथ में, इस प्रतिरोध में धारा प्रवाहित की जा रही है, यानी आवेश को प्रवाहित किया जा रहा है। तो इस विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा आवेश को प्रवाहित करने में, धारा को प्रवाहित करने में क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। यानी इस बैटरी को क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। इस ऊर्जा स्रोत के द्वारा, इस बैटरी के द्वारा, इस प्रतिरोध में, इस सर्किट में धारा को प्रवाहित करने के लिए जो कार्य किया जाता है, वही कार्य परिपथ की क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा के रूप में। परिपथ की विद्युत ऊर्जा कहलाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है। इस तरह एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल के स्रोत
विद्युत वाहक बल का स्रोत यानी बैटरी, ऊर्जा स्रोत, एनर्जी सोर्स। विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा धारा को प्रवाहित करने में या आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। समझ गए? इलेक्ट्रिक एनर्जी कार्य हम कर रहे हैं, हमसे मतलब बैटरी जो कार्य कर रही है वो इस परिपथ में कौन सी एनर्जी के रूप में संचित होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो आपको पता है, जैसे मान लो इस पॉइंट को मैंने माना भाई ए पॉइंट, और ए पॉइंट कौन सा है? बी पॉइंट। ठीक है, तो जब अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो ए और बी के मध्य क्या होगा? विभवांतर होगा। ए और बी के मध्य विभवांतर होगा। सपोज करो ए और बी के मध्य विभवांतर मैंने मान लिया V। इसका प्रतिरोध है कैपिटल R। जब इसमें I धारा प्रवाहित होगी तो इसका विभवांतर क्या होगा? V। तो अपन देखिए कितना कार्य हमें करना पड़ता है। आपको पता है, अगर मैं इसको ऐसे मानूं कि माना परिपथ में Q आवेश, कितना आवेश? Q आवेश T समय तक प्रवाहित होता है, मतलब T समय तक धारा प्रवाहित हुई तो कितना कार्य करना पड़ा उसको हम निकालें। माना परिपथ में Q आवेश T समय तक प्रवाहित होता है। ठीक है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, होता है, तथा प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों पर जो विभवांतर है वो क्या माना हमने? कैपिटल V है। तो बताओ कितना कार्य होगा? आपको पता है बच्चों कि विभवांतर बराबर क्या होता है? विभवांतर बराबर होता है एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी कार्य बटा आवेश। समझ रहे हो? कार्य बटा आवेश, यानी हमें पता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां से कितना कार्य करना पड़ा? W इज इक्वल टू QV, इतना हमें कार्य करना पड़ता है। परिपथ में Q आवेश को प्रवाहित करने में इतना हमें कार्य करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू QV। और यही जो किया गया कार्य है वही परिपथ की क्या कहलाएगी? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। अतः विद्युत ऊर्जा यही जो किया गया कार्य होगा, वर्क डन बाय बैटरी इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक एनर्जी। अतः विद्युत ऊर्जा, उसको मैं अगर U से डिनोट कर दूं तो U इज इक्वल टू क्या हो गया? QV। तो इसे बोलते हैं बच्चों विद्युत ऊर्जा। क्या बोलेंगे? विद्युत ऊर्जा। जूल, किसमें है ये? जूल में। तो इसे अगर मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, W बराबर QV या U इज इक्वल टू QV। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि Q बराबर क्या होता है? IT, आवेश बराबर धारा गुणा समय। तो आप देख रहे हैं U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q की जगह IT रखें तो क्या हो जाएगा? VIT। U इज इक्वल टू क्या हो जाता है? VIT, विट। इतनी होती है विद्युत ऊर्जा किसी परिपथ की, U इज इक्वल टू VIT। ओम के नियम से आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। विभवांतर V बराबर क्या होगा? IR। तो अगर V की जगह हम वैल्यू पुट कर दें तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT।
V की जगह मैंने IR रख दिया तो क्या हो गया I² RT। तो ये होता है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो ये जो विद्युत ऊर्जा है, ये जो एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा का मान कितना आ गया, U = QV। ठीक है, अब बच्चों हमें एक फॉर्मूला पता है, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा है, कार्य व ऊष्मा के तुल्यता सिद्धांत से, यानी कार्य ऊष्मा में और ऊष्मा कार्य में, कार्य व ऊष्मा के तुल्यता सिद्धांत से हमने पढ़ा है W बराबर होता है JH। W बराबर क्या होता है JH। ठीक है, W जूल में है और H कैलोरी में होता है। W बराबर JH। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि जब हमारे पास ये जो परिपथ था, ये जो हमने प्रतिरोध बनाया था कैपिटल R, तो इसमें कितनी ऊष्मा व्यय हुई, क्योंकि जब ये जो एनर्जी इसमें जाएगी, जब धारा इसमें प्रवाहित होगी तो एनर्जी लॉस होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाती है, डिक्रीज होती है इस प्रतिरोध में, किसके रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। तो ऊष्मीय ऊर्जा को अपन निकाल सकते हैं कि कितनी हानि हुई। ये जो तार गर्म हो जाता है, जब इस तार में धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसमें ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उस ऊष्मीय ऊर्जा को भी हम निकाल सकते हैं। W = क्या होता है JH। तो यहां से बच्चों H बराबर क्या मिल जाता है W/J। W/J, J को बोलते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ठीक है, और J की वैल्यू होती है 4.18 जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी। तो इसका मान रखें अपन, देखो H = W का मान तो क्या है, बिल्कुल VIT। W का मान है VIT, तो ये VIT जो है वो जूल में होगा, और J का मान रखते हैं 4.18 जूल पर कैलोरी। जूल कैलोरी ऊपर चल जाएगा, जूल पर कैलोरी, जूल से जूल कैंसिल हो गया। तो ये एनर्जी ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, हीटिंग एनर्जी के रूप में 1/4.18 को सॉल्व करेंगे, ये आता है 0.239 VIT कैलोरी। तो इतनी ऊष्मीय ऊर्जा का व्यय होता है 0.239 VIT कैलोरी। ठीक है, तो ये एनर्जी हमारे पास है। मात्रक आपको पता है, मात्रक क्या हो जाएगा जूल। विद्युत ऊर्जा क्योंकि ऊर्जा ही है, इसका मात्रक क्या होगा जूल। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था विद्युत ऊर्जा। अब देखो, अब हम विद्युत शक्ति की बात करें। विद्युत शक्ति, आपको पता है शक्ति का मतलब होता है वर्क पर यूनिट टाइम, कार्य करने की दर। विद्युत शक्ति भी यही हो जाएगा P = W/T। शक्ति क्या हो गया P = W/T। कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी एकांत समय में किया गया कार्य, एकांत समय में आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति। तो P = W/T। P क्या है, पावर। P फॉर क्या हो गया, पावर। यहां से आप देख रहे हैं P = W कितना था VIT/T। T से T कैंसिल हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक पावर हमें मिलता है P = वो मिलता है V × I, यानी VI। P = V × I। ठीक है, वाट में। आपको पता है चूंकि V = क्या होता है IR, तो पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं
v की जगह आई आर हम पुट करें तो आई स्क्वायर आर, ठीक है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि I इज इक्वल टू होता है v अपॉन आर, I इज इक्वल टू क्या होता है v अपॉन आर, तो यहां से P इज इक्वल टू v, I की जगह v अपॉन आर, तो आप किसी भी रूप में पावर को लिख सकते हो v स्क्वायर अपॉन आर, P इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर। तो ये होती है विद्युत शक्ति, कार्य करने की दर, ठीक है। ऊर्जा पर सेकंड, जूल पर सेकंड, मात्रा क्या हो जाएगा इसका, दो P बराबर VI से लें तो इसका जो मात्रक होगा, V का मात्रक होता है वोल्ट इनटू, V हो गया वोल्ट में, I हो गया एम्पियर में, तो वोल्ट एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर। और बच्चों इसी को बोलते हैं वाट, वोल्ट इंटू एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, वाट। तो विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट, वोल्ट एम्पियर, या क्या बोलते हैं इसको, वाट, ठीक है। तो यहां से अपन एक वाट की परिभाषा भी निकाल सकते हैं कि एक वाट कितना होगा। एक वाट की परिभाषा, तो अगर किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो शक्ति क्या होगी परिपथ की, 1 वाट। पावर लॉस होगा वो कितना होगा, 1 वाट। लिख दो मैं, देखो 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर यदि विभवांतर 1 वोल्ट हो तो विद्युत शक्ति कितनी होगी, 1 वाट होगी, ठीक है। विद्युत शक्ति कितनी होगी, 1 वाट, क्लियर है। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर अगर 1 वोल्ट है तो शक्ति कितनी होगी, 1 वाट। तो आपसे ऐसे भी आपको मालूम होना चाहिए 1 मेगावाट क्या होगा, 1 मेगावाट MW। तो मेगा मतलब क्या होता है, 10⁻⁶ वाट, ठीक है। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻⁶ वाट। 1 किलोवाट, ये कुछ बड़े मात्रक हैं, किलोवाट, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ वाट, 10⁻³ वाट इलेक्ट्रिक पावर, 10⁻³ वाट, ठीक है। अब देखो विद्युत शक्ति का जो व्यावसायिक मात्रक होता है, जो हमारे बिल वगैरह जो इलेक्ट्रिक बिल आते हैं, व्यावसायिक मात्रक होता है इसका BOTU। क्या बोलते हैं, BOTU, यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये सो जनरली हम केवल क्या बोलते हैं, यूनिट। जो लाइट, जो बिजली का बिल हमारे पास आता है घरों में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, वो किसके रूप में मिलता है, यूनिट के रूप में मिलता है, तो इसे बोलते हैं विद्युत का यूनिट, विद्युत का यूनिट। क्या बोलेंगे, विद्युत का यूनिट। तो बच्चों 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा यानी 1 kWh। अब देखा होगा मीटर पे भी लिखा होता है kWh, यूनिट को शो करता है कि ये जो बिजली का बिल आपके पास वो पढ़ रहा है वो यूनिट को पढ़ रहा है। तो 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, 1 यूनिट होता है।
ठीक है, 1 किलोवाट घंटा क्या होता है? 1 यूनिट। ये ध्यान रखें आप। समझ गए? अब देखो, आप ऐसे निकाल सकते हो 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, यानी कितना कार्य हो कि जो 1 यूनिट हमारा बिल आए। तो 1 किलोवाट घंटे का मतलब, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर 1000 वाट का कोई उपकरण है, यानी 1000 वाट को, किलोवाट का मतलब क्या हो गया? 1000 वाट। 1000 वाट को 1 घंटे तक, 1000 वाट आप यूज कर रहे हो, चाहे वो एक का हो चाहे मिला के हो, सभी उपकरणों का हो, 1000 वाट को 1 घंटे तक उपभोग करने पर जो विद्युत का खर्चा है, विद्युत खर्च कितना होगा? 1 यूनिट होगा। KWH का मतलब 1 यूनिट। तो 1000 वाट को अगर आप 1 घंटे तक यूज करते हो तो विद्युत खर्चा कितना होगा? 1 यूनिट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 1 यूनिट यानी 1 KWH में कितने जूल होते हैं। देखो, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट इनटू 1 घंटे का मतलब 3600 सेकेंड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना हो गया? 36 गुणा 3 और 2 5 वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिख सकता हूं? 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल। तो 1 किलोवाट घंटा में क्या आता है? 3.6 गुणा 10⁻⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁻⁶ जूल। ठीक है, और एक और ले सकते हैं जो भी काम में आएगा, एक अश्व शक्ति। हॉर्स पावर। एक अश्व शक्ति का मतलब होता है 746 वॉट। एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट। देखा होगा आपने, मोटरें वगैरह जो आती हैं वो हॉर्स पावर में आती है, तो 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर में। ठीक है, तो ये है विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। तो ध्यान रखें, विद्युत ऊर्जा U इज इक्वल टू VIT और शक्ति P इज इक्वल टू VI। अब एक बात और ध्यान दें, देखो, मान लो किसी भी उपकरण पर, मान लो मैंने कोई बल्ब ले लिया, बल्ब पर मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट और 100 वाट, ऐसा लिखा होता है उपकरणों पर। तो ये उसकी पावर होती है 100 वाट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 220 वोल्ट की सप्लाई से दोगे तो ये कितना पावर है इसका? 100 वाट का पावर है, यानी खर्चा कितना आएगा? 100 वाट। 100 वाट शक्ति है इसकी। ठीक है, तो ये बल्ब पर अंकित है, कोई भी उपकरण पर अंकित है, तो ये वोल्टेज को शो करता है और ये इसकी क्या होती है? पावर। कि कितना पावर लॉस करेगा? 100 वाट का 220 वोल्ट पर। तो आप देखें P इज इक्वल टू क्या होता है? VI। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या होता है? VI। तो यहां से हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू I² R।
P बराबर क्या होता है I स्क्वायर R। ये क्या लिख सकते हैं P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। दोनों फॉर्मूले हमारे पास क्लियर है। P इज इक्वल टू I स्क्वायर R और P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि V बराबर होता है I R और I को मैं लिख सकता हूं V अपॉन R। तो अगर मान लो अपन हमारे पास अलग अलग पावर के वोल्ट मतलब बल्ब हमारे पास है और उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़े, यदि विभिन्न शक्ति के बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, ध्यान देना, अगर हमारे पास अलग अलग बल्ब है, अलग अलग उपकरण है, अलग अलग का मतलब उनकी पावर क्या है, अलग अलग, तो अब श्रेणी क्रम में जोड़े, तो बताओ ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि ये वाला। आपको पता है श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, समान। श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान। जोड़ा जाए तो आप इस वाले फॉर्मूले से देखेंगे कि P प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R, क्योंकि यहां I कांस्टेंट होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, कांस्टेंट, तो P समानुपाती क्या हो गया, R। इसका मतलब क्या हुआ कि कम प्रतिरोध का जो बल्ब है उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, और अधिक प्रतिरोध का जो बल्ब है उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। पावर कम और ज्यादा होने का मतलब है कि अगर पावर कम है तो बल्ब कम चमकेगा और पावर ज्यादा है तो बल्ब अधिक चमकेगा। तो निम्न प्रतिरोध होगा तो पावर अधिक होगी, निम्न होगी, यानी R अगर कम होगा, R निम्न होगा तो पावर भी क्या होगी, कम होगी, यानी वो कम चमकेगा। और इसी के आधार पर अगर R अधिक है, ठीक है, तो पावर भी अधिक होगी, यानी वो अधिक चमकेगा। समझ गए? P समानुपाती R। अगर हमने बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, तो P समानुपाती क्या हो गया, R। तो R कम होगा तो पावर भी कम होगी, यानी कम चमकेगा, और R अधिक होगा तो पावर भी अधिक होगी, यानी अधिक चमकेगा। समांतर क्रम में जोड़ें, यदि समांतर क्रम में जोड़ें, किसमें जोड़े, समांतर क्रम में जोड़े, तो समांतर क्रम में V कांस्टेंट होता है, तो P समानुपाती क्या हो जाएगा, 1/R। तो दोनों में अलग अलग है। श्रेणी क्रम में तो P समानुपाती R और समांतर क्रम में P समानुपाती 1/R, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। तो इसमें क्या होगा, अगर R कम होगा तो P अधिक हो जाएगा, अगर प्रतिरोध कम होगा तो पावर ज्यादा होगी और P अधिक होगा यानी वो अधिक चमकेगा। तो समांतर क्रम में कम प्रतिरोध वाला जो बल्ब है वो अधिक चमकेगा, और अगर प्रतिरोध ज्यादा हो क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, R अधिक होगा तो P कम होगा, वही कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। R कम अधिक होगा तो P कम हो जाएगा, यानी बल्ब कम चमकेगा। क्लियर है? तो ये हमने किस तरह श्रेणी और समांतर क्रम में पावर को देख सकते हैं, किस तरह प्रतिरोध पर। प्रतिरोध आप जानते हो, बल्ब में फिलामेंट होता है, ठीक है, उसका प्रतिरोध होता है, तो वो प्रतिरोध की बात हो रही है। आगे देखें,
अब एक बात और देखें कि जो पावर का ट्रांसमिशन होता है, पावर ट्रांसमिशन, वो हाई वोल्टेज पे होता है। पावर ट्रांसमिशन जो होता है वो कैसा होता है? हाई वोल्टेज पे, एट हाई वोल्टेज। कहने का मतलब पावर जो स्टेशन होता है जहां पावर बन रहा है, बिजली बन रही है, तो वहां से हमारे घरों, कारखानों, कंपनियों तक जो लाइट आ रही है, जो पावर आ रहा है, जो बिजली आ रही है, पावर आपको पता है केबल के द्वारा आती है, उसे बोलते हैं ट्रांसमिशन केबल, यानी संचरण केबल। संचरण केबल जो हमने लगा रखी है, जो ट्रांसमिशन केबल है, जो पावर जिसके द्वारा अपन भेज रहे हैं, पावर स्टेशन से हमारे घर तक जो पावर आ रही है वो किससे आ रही है? केबल के द्वारा आ रही है। अब केबल का कुछ ना कुछ क्या होगा? प्रतिरोध होगा। हम पावर को भेज रहे हैं, पी को भेज रहे हैं, करंट होगा। तो अभी हमने पढ़ा था जो पावर लॉस होता है, शक्ति क्षय जो होता है, तो अपन अब इसको पढ़ रहे हैं कि हाई वोल्टेज पर, यानी पावर जो भेजी जाती है स्टेशन से वो उच्च वोल्टा पर भेजी जाती है। क्यों? उसको समझ रहे हैं। तो शक्ति क्षय आपको पता है बच्चों, I²R होता है, पढ़ा हमने अभी। शक्ति क्षय यानी पावर लॉस क्या होता है? I²R। आपको पता है चूंकि P इज इक्वल टू क्या होता है? VI। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या हो गया? P/V। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ I। जो पावर लॉस होगा, पावर लॉस की बात करें तो I की वैल्यू रखें, तो I की वैल्यू क्या है हमारे पास? P/V। P/V। I की वैल्यू P/Vs को रखें तो शक्ति क्षय तो कितना आएगा? I²R होता है हमारे पास पावर लॉस। तो यहां अपन I को रखें तो आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा कि जो मान आ रहा है वो कैसा आ रहा है, यानी उससे अपन हाई वोल्टेज पर भेजने से पावर लॉस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो पावर लॉस I²R, I की वैल्यू रखो P/V, तो ये हो गया P/V का होल स्क्वायर इंटू R, यानी P²/V² इंटू R। इतना पावर लॉस हो गया, P²/V² इंटू R। और देखो जो अपन पावर भेज रहे हैं वो कांस्टेंट होती है, जो केबल है जिसके द्वारा भेज रहे हैं उसका प्रतिरोध भी क्या होता है? कांस्टेंट। क्योंकि P और R तो क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए जो पावर लॉस होगा, जो शक्ति हानि होगी, इस प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? 1/V²। इसका मतलब ये हुआ अगर वोल्टेज हाई होगा तो पावर लॉस क्या होगा? कम। इसलिए पावर स्टेशन से जो पावर भेजी जाती है, जो बिजली भेजी जाती है, वो हाई वोल्टेज पर भेजी जाती है, हाई वोल्टेज पर। अब आप कहोगे सर हमारे घरों में तो 220 वोल्ट काम आ रहा है। बिल्कुल। अब इस हाई वोल्टेज से जब भेजते हैं हमारे घरों में, जब आती है बिजली, तो जो सब स्टेशन होते हैं वहां लगे होते हैं ट्रांसफॉर्मर, तो वो इसको डाउन कर देते हैं, फिर हमारे घरों में आ जाती है। क्लियर? तो समझ में आ गया हमें कि हाई वोल्टेज पर क्या हो जाएगा? पावर लॉस कम हो जाएगा, लेस पावर लॉस। ठीक है, यानी उच्च वोल्टता पर अगर अपन पावर को भेजते हैं तो शक्ति हानि क्या होती है? कम। और इसी के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।